E52 हिंदी। और हमारे पास एक विजेता है। प्रतिनिधि फेलिसिया इर्नान प्रतिनिधि अस्किन नोर्डिट के खिलाफ एक शानदार जीत के बाद दूसरे दौर में पहुंच गई है। हमारी अगली लड़ाई पर हमारे पास प्रतिनिधि मिया मार्ट और उनकी इको ब्लास्ट शैली है जो फेलन शाखा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर हमारे पास यूलेफ्लूम शाखा की प्रतिनिधि एना मैरियन और उनकी बेलियल क्लॉ स्टाइल है। जब दोनों महिलाएं एक दूसरे के सामने मैदान में आईं तो भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने निर्देश दिया। मिया ने संतुलित मुद्रा अपनाई, हालांकि उसके हाथ उसके चेहरे के करीब अजीब तरह से रखे हुए थे। रूई को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। बेशक उसे कुछ बुनियादी जानकारी याद थी जो फे ने उसके बारे में उसे बताई थी। वह ध्वनि का प्रयोग करती थी। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या सोचा जाए, लेकिन अब उसे इस भावना की आदत हो गई थी। उसने पहले ही यह मान लिया था कि इस दुनिया में हर चीज मार्शल आर्ट बन सकती है, बस यही चीजें थीं। दूसरी ओर उसकी प्रतिद्वंद्वी भी उतनी ही दिलचस्प थी। फे और केन उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी मार्शल आर्ट का हवा से कुछ लेना देना है। ये सही है पवन। रूई ने पहले ही समझने की कोशिश करना छोड़ दिया था। एना ने एक विचित्र मुद्रा अपनाई। उसने एक पैर दूसरे के आगे रखा और फिर अपनी भुजाओं को बगल में इस तरह रखा कि हथेलियां जमीन की ओर हों। रूई ने अपना सिर हिलाया। उसे सच में नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसने मान लिया कि उसे पता है। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि दोनों पक्ष कैसे लड़ते हैं। शुरू करो, सुपरवाइजर ने लड़ाई शुरू कर दी। मिया ने गहरी सांस ली और अपने हाथ मुंह पर ले आए। उसके मुंह से जो निकला वह चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन एक दहाड़। रूई हमले को नहीं देख पाई, आवाज अदृश्य थी, लेकिन प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट ने गतिज ऊर्जा के एक छोटे लेकिन मजबूत द्रव्यमान का पता लगा लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। एना मारियाने ने न तो एक तरफ हटकर और न ही झुककर हमले को टाला। सम एन ओ वेल बी इन बिंदु सी ओम। वह हमले से बचने के लिए हवा में उछली और काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। रूई ने भौहें सिकोड़ी। हवा में होने के कारण बच निकलना असंभव था। मिया ने बस हवा में ही उसे निशाना बनाया। उसकी नजर में उसने बड़ी गलती की थी, और ठीक वैसा ही हुआ। मिया ने मौका नहीं छोड़ा और उस पर और भी ध्वनि प्रक्षेपास्त्र दागे। पूश। रूई को 10 सेकंड में दूसरी बार झटका महसूस हुआ जब एना मारियाने ने हवा में ही हमला टाल दिया। क्या वह हवा में कदम रख रही है? रूई हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा कि वह लगातार ऊंचाई हासिल कर रही थी और उसके कदम लगातार बढ़ रहे थे। यहां तक कि स्क्वायर काइरी ने भी भौहें सिकोड़ ली। यह अप्रेंटिस दायरे में संभव नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षु क्षेत्र में रूई ने आश्चर्य से उसकी ओर मुड़कर देखा। इसका क्या मतलब है? वह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है उसे स्काई वॉकिंग के नाम से जाना जाता है। ये हवा में इतनी जोर से किक मारकर काम करता है कि वह हवा में मंडराती रहे। एक तरह से ये तैरने का हवा में किया जाने वाला तरीका है। हालांकि मार्शल अप्रेंटिस ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर होते हैं। केवल मार्शल स्क्वायर और उससे ऊपर के लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि वह ऐसा करने में सक्षम है। ये प्रभावशाली है। स्क्वायर डायलन ने भी इसमें सहयोग किया। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पीछे मुड़कर उस अविश्वसनीय दृश्य को देखा। वह इतने कम समय में बार बार आश्चर्यचकित होने से थकने लगा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह वाकई अविश्वसनीय था। मिया ने अदृश्य ध्वनि वाली गोलियां चलाईं और हमले शुरू होने से पहले ही एना अपने लक्ष्य से थोड़ा हट गई। यह मार्शल आर्टिस्टों के बीच लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था। उसने सबसे पहले मिया पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जो देखा उससे पता चला कि वह बहुत ज्यादा मात्रा में हवा और दबाव बना रही थी और उसका इस्तेमाल करके बहुत ही तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा कर रही थी जो अविश्वसनीय रूप से छोटे क्षेत्र में केंद्रित थी। उसने अनुमान लगाया कि वह अपने शरीर की ऊर्जा को उस तरीके से ध्वनि में बदलने में सक्षम होने के लिए काफी हद तक अनुकूलित थी। हालांकि उसने उसके आक्रमण की शक्ति को पहचाना। वह काफी दूरी से काफी शक्तिशाली हमले करने में सक्षम थी, जिससे उसे अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस पर एक बड़ा लाभ मिला। दूसरे, उसके हमले अदृश्य थे, इसलिए उनका मुकाबला करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना कि अगर उन्हें देखा जा सकता। इसने उसके आक्रमण की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया। तीसरा, उसके हमले अविश्वसनीय रूप से तेज थे। वे ध्वनि की गति से चलते थे।
आखिरकार वह सचमुच ध्वनि के साथ हमला कर रही थी। इसका मतलब था कि उसकी आक्रामक गति सभी मार्शल अप्रेंटिस से आगे थी। मार्शल अप्रेंटिस ध्वनि अवरोध को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कि कोई विशेष असाधारण परिस्थिति न हो। रूई ने प्रभावित भाव से अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उसे यकीन हो गया कि प्रतिनिधि वाकई अपने पद के योग्य थे। एना मारियाने के लिए भी यही कहा जा सकता है। वह ध्वनि की गोलियों से बचते हुए हवा में नाच रही थी। उसकी जिज्ञासा पूरे जोश में थी और उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसकी क्षमता का रहस्य उजागर करना शुरू कर दिया था। वह सांस लेने की तकनीक का उपयोग कर रही है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने उसकी सांस लेने की हरकतों पर नजर डाली। दोनों जमींदारों ने उसकी ओर देखा। उन्होंने बताया वह सांस लेने की तकनीक का उपयोग करके क्षण भर के लिए उच्च दबाव और उच्च घनत्व वाली हवा की थैली बनाती है और फिर उन पर कदम रखती है। सांस लेने से हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और आगे पीछे तेजी से धकेली जाती है, जिससे कुछ समय के लिए हवा के उच्च घनत्व दबाव वाले क्षेत्र बन जाते हैं। हवा के अत्यधिक उच्च घनत्व पर यह तरल या ठोस की तरह व्यवहार करती है। रूई को पक्का संदेह था कि वह अपनी सांसों और नृत्य जैसी हरकतों का उपयोग करके क्षण भर के लिए उच्च घनत्व वाले वायु क्षेत्र बना रही थी और फिर उन उच्च घनत्व वाले वायु क्षेत्रों पर ऐसे पैर रख रही थी जैसे वे ठोस हों। इस तरह वो वस्तुतः आकाश में घूमने के लिए अर्धठोस हवा के क्षणिक चरण बना रही थी। और यह सब कुछ नहीं था। पूश! उसने हवा में लात मारी और हवा का एक भारी झोंका मिया की ओर उड़ा। टकराना! मिया ने इसे टालते हुए अपने हमले शुरू करते हुए इसे जमीन से टकराया। रूई ने उस दृश्य को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह उसी सिद्धांत का उपयोग कर रही थी जिसके साथ वह हमले शुरू करने के लिए स्काई वॉक कर रही थी। उसने उच्च दबाव और उच्च घनत्व वाले प्रोजेक्टाइल बनाए और उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मारा। लड़ने का ये कितना अद्भुत और अनोखा तरीका है। आकाश में वह अत्यंत सुरक्षित थी, आखिर लोग उसे छू नहीं सकते थे तो उसे कैसे चोट पहुंचा सकते थे। गर्जन! मिया ने एक ही बार में ध्वनि गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वूश! एना बड़ी मुश्किल से हवा में उनके बीच से निकलने में सफल रही। वह घूमी, हवा में लात मारी और शक्तिशाली हवा का झोंका छोड़ा। टकराना! गर्जन! जैसे ही मिया ने पलटकर पीछे हटने की कोशिश की तो वह जमीन पर जा गिरा और उल्टा पलटते हुए भी एना पर और अधिक गोलियां दाग दी। दोनों ने एक अजीब सामंजस्य के साथ नृत्य किया जिससे हर दर्शक उनकी सुंदर और गहन युगल नृत्य में मंत्रमुग्ध हो गया। एक भी व्यक्ति अपनी आंखें नहीं हटा सका। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूई उनकी अजीब लड़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ था। उनकी हर हरकत को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। सच में बहुत समय हो गया था जब वह किसी लड़ाई से इतना हिल गया था। उसके शक्तिशाली मस्तिष्क ने अपनी इंद्रियों और तकनीकों द्वारा प्रदान किए जा रहे डेटा को उग्रता से संसाधित किया तथा उसने दोनों महिलाओं में से प्रत्येक की मानसिक प्रोफाइल बनाई। मिया मांत एक खतरा थी। 3 तत्व थे जो उसके दुर्जय युद्ध कौशल में सबसे ज्यादा योगदान देते थे, उसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी, अदृश्य हमले और ये तथ्य कि वे ध्वनि की गति से चलते थे। इसका मतलब था कि वह अपने विरोधियों को ऐसे हमलों से परेशान कर सकती थी जिन्हें एक दूरी से लॉन्च किए जाने के बाद टाला नहीं जा सकता था। इसके अलावा यह उसके आक्रमण की एकमात्र समस्या नहीं थी। उसकी आवाज सिर्फ शारीरिक क्षति ही नहीं करती थी बल्कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करती थी। चूंकि यह कान के पर्दों पर बहुत जोर से लगती थी जिससे दर्द और भटकाव होता था। इसके अलावा नजदीकी दूरी पर रूई को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह अपने विरोधियों के कान के पर्दों को फाड़ सकती है। उसकी एकमात्र सीमाएं और कमियां ये थीं कि पारंपरिक हमलों की तुलना में उसके हमलों के समय और दिशा का पूर्वानुमान लगाना आसान था, उसके विकल्प सीमित थे और हमलों के रैखिक प्रक्षेपपथ और ध्वनि गोलियों को छोड़ने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों के कारण उनके समय का पूर्वानुमान लगाना आसान था। बेशक बहुत कम लोग ही व्यावहारिक रूप से इसे लागू कर पाएंगे ताकि मार्शल आर्टिस्टों के विशाल बहुमत के खिलाफ उसके पास मौजूद विशाल लाभ को कम किया जा सके। शुक्र है रूई उनमें से एक थी। वॉइड एल्गोरिदम इन कमियों और सीमाओं का उपयोग करके भविष्यवाणी करने और सबसे उपयुक्त तरीके से लड़ने के लिए एकदम सही था। एना मारियाने भी उल्लेखनीय रूप से दुर्जेय थी, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत और खूबियां उसकी रेंज थी, साथ ही ये तथ्य भी कि वह अपनी उड़ान की बदौलत ज्यादातर आक्रामक तकनीकों की रेंज से बाहर रह सकती थी। उसकी चालबाजी इलाके या 2 आयामों तक सीमित नहीं थी, जिससे उसकी चकमा देने की क्षमता में इजाफा हुआ। यही कारण था कि वह मिया के हमलों से बचने में एक उल्लेखनीय काम कर रही थी। हालांकि उसका हमला विफल हो गया।
हवा गति बढ़ाने के लिए एक कुशल माध्यम नहीं थी। मिया ने अपने मुंह से ध्वनि की दिशा को केंद्रित और संकीर्ण करके इस पर काबू पाया ताकि ऊर्जा दबी रहे और बहुत अधिक डिग्री तक संरक्षित रहे। हालांकि एना ध्वनि का उपयोग नहीं कर रही थी, वह हवा का उपयोग कर रही थी। उसने अपनी सांस लेने की तकनीक और शारीरिक हरकतों द्वारा बनाई गई उच्च घनत्व वाली हवा को लॉन्च करके एक शक्तिशाली वायु विस्फोट बनाया। हालांकि जब तक हमला मिया तक पहुंचा तब तक हवा की गति का एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल द्वारा पहले ही समाप्त हो चुका था। इस प्रकार उसकी आक्रामक शक्ति असाधारण नहीं थी। वे दोनों ही बहुत मजबूत थे और हाजन अकादमी में आसानी से शीर्ष 5 में आ सकते थे, लेकिन सौभाग्य से उनमें खामियां भी थीं। जैसे ही वह उनके बारे में सोच रहा था, युद्ध में परिवर्तन आ गया। पाव! एना हवा में लड़खड़ा गई और एक ध्वनि गोली के लगने से वह थोड़ा नीचे गिर गई, जिससे उसे दर्द और भ्रम हुआ तथा उसकी स्काई वॉकिंग आंशिक रूप से बाधित हो गई। मिया मांट की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एना पर ध्वनि गोलियों की बौछार करने के लिए अपने आक्रमण को पूरी गति से आगे बढ़ाया। वह इस अवसर को जाने नहीं देना चाहती थी। एना पहले से ही हर ध्वनि बुलेट को चकमा देते हुए अपनी सीमा तक खुद को धकेल रही थी, लेकिन उसकी हालत में यह असंभव था। एक बात ने दूसरी बात को जन्म दिया क्योंकि कई और ध्वनि बुलेट ने उसे मारा। इससे और भी अधिक पीड़ा और भटकाव पैदा हुआ और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई जिसने युद्ध को तेजी से मिया के पक्ष में मोड़ दिया। पाओ पाओ पाओ! गिरना! एना जमीन पर गिरते ही मुंह बनाने लगी। उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया क्योंकि मिया ने दौड़कर उनके बीच की दूरी कम कर दी। टकराना! एक शक्तिशाली ध्वनि गोली एना के जबड़े में लगी। उसके मस्तिष्क पर जो कुंद बल आघात हुआ था उसके ऊपर पहले से ही भटकाव था, जो बहुत अधिक था। गिरना! वह बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़ी। विजेता प्रतिनिधि मिया मार्ट! रेफरी ने घोषणा की। जब ये शानदार मुकाबला समाप्त हुआ तो भीड़ उत्साह से जयकारे लगाने लगी। और दोस्तों, हमारे पास एक विजेता है। प्रतिनिधि मिया प्रतिनिधि एना के खिलाफ अपनी ठोस जीत के बाद दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगी। रूई ने सांस छोड़ी, अपनी उत्तेजना से थोड़ा थका हुआ। उसने अपना सिर हिलाया। हकीकत में एना मिया के खिलाफ जीत सकती थी, शायद प्रभुत्वशाली भी, अगर वह अधिक योग्यता से लड़ती। उसकी सांस लेने की तकनीक उच्च घनत्व वाले वायु क्षेत्र बना सकती थी। वह इसका उपयोग धाराएं बनाने के लिए कर सकती थी जो ध्वनि की गोलियों की दिशा बदल देती, जिससे ध्वनि जिस माध्यम से यात्रा कर रही थी वह अपेक्षाकृत कम प्रयास में बदल जाता। लेकिन उससे यह अपेक्षा करना अनुचित था कि वह उस सिद्धांत को लागू करे जिसे उसने अपनी स्नातक की डिग्री में द्रव यांत्रिकी में पढ़ा था। हालांकि इस एहसास ने ही उसे इस दुनिया में अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का मूल्य दिखाया। इसने उसे दिखाया कि मार्शल आर्ट में संभवतः बहुत बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है जिसे अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया है। कोई भी इसे उजागर करने के लिए योग्य नहीं था। इस दुनिया में इस क्षमता को उजागर करने और उसका दोहन करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं था। समस्त स्वर्ग और गया में केवल वही योग्य था। अगर वह इस क्षमता को पहचान लेता और अपनी मार्शल आर्ट में इसकी शक्ति का इस्तेमाल करता तो वह कितना शक्तिशाली होता। विज्ञान और कल्पना की शक्ति के साथ वह कितना शक्तिशाली होता। बस इसके बारे में सोचते ही वह असाधारण रूप से उत्साहित हो गया। एक बार जब मार्शल प्रतियोगिता किसी तरह समाप्त हो गई तो उसके पास विचार करने और विचार करने के लिए बहुत सारे विचार थे। उसके पास पूरा करने के लिए बहुत कुछ था, वह पूरा करना चाहता था। फिर भी इससे उनका हौसला नहीं टूटा। नहीं, हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। अब हम अपनी अगली लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास प्रतिनिधि बायरन हार्थ और ब्रिलिक्स शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी जेंटलस्टीन स्टाइल है, और दूसरी तरफ हमारे पास केट्स ओमेगडे और उनकी सोल रीडर स्टाइल है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। दोनों ने अखाड़े में प्रवेश किया जिससे दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। रूई ने उनकी भारी उपस्थिति को देखकर भौहें चढ़ाईं। वे मजबूत थे। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने निर्देश दिया। बायरन हार्थ ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और दायां पैर झुका लिया। उसकी भुजाएं उसके सामने की ओर मुड़ी हुई थीं, तर्जनी और मध्यमा को छोड़कर बाकी सभी उंगलियां मुड़ी हुई थीं। रूई को याद आया कि फे और केन ने उसे बताया था कि बायरन का मार्शल पथ और मार्शल आर्ट तंत्रिका लक्ष्यीकरण पर केंद्रित था। मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र कई तरह से मानव शरीर के कामकाज के लिए जिम्मेदार था। रूई को ये भी यकीन नहीं था कि बायरन क्या करने में सक्षम था। वह उसकी युद्ध शैली पर बारीकी से ध्यान देने और उसके इर्द गिर्द एक प्रोफाइल बनाने का इरादा रखता था।
जहां तक केट्स का सवाल है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस अजीब नाम का क्या मतलब निकाला जाए। उसके दोस्तों में से कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह एक मार्शल मास्टर का बेटा था। उसने बस एक सरल तटस्थ रुख अपनाया, जिससे वह रूई की नजरों में और भी रहस्यमय बन गया। शुरू करो, रेफरी ने मैच शुरू किया। बायरन तुरंत केट्स की ओर दौड़ा और उस पर उंगलियों से कई हमले करने लगा। पूश! केट्स ने हमले को अविश्वसनीय रूप से साफ साफ टाल दिया। उसने हमले से बचने के लिए लगभग न्यूनतम कदम उठाए। रूई को जो बात दिलचस्प लगी वह ये थी कि वह रूई पर हमला करने वाला नहीं था, फिर भी उसके पास उच्च बचाव क्षमताएं थीं। शायद इसका संबंध उनकी मार्शल आर्ट से था। पूश! 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अविश्वसनीय टाइमिंग के साथ बायरन की हर उंगली के वार से बचता रहा। रूई की आंखें भ्रम और विस्मय से सिकुड़ गईं, क्योंकि रूई को एक निश्चित एहसास हुआ। यह आदमी, वह वार आने के बाद या वार आने के बाद भी उनसे नहीं बचता। रूई ने टिप्पणी की, उसकी चकमा देने वाली हरकतें बायरन की हरकतों के शुरू होने से ठीक पहले या उसके साथ ही शुरू हो जाती हैं। अप्रेंटिस रियल में बहुत कम लोग थे जो नियमित रूप से ऐसा करने में सक्षम थे। केन उनमें से एक था। अपनी उत्कृष्ट सजगता और चपलता के साथ वह अक्सर जितनी जल्दी हो सके बचने में सक्षम था। रूई भी उनमें से एक था। प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट के साथ समर्थित वॉइड एल्गोरिदम के साथ उसके पास अविश्वसनीय रूप से उच्च मात्रा में दूरदर्शिता थी और उसकी भविष्यवाणी ने उसे लड़ाई में शुरुआती अंतराल में आगे बढ़ने की अनुमति दी। हालांकि केट्स निश्चित रूप से केन की तरह टालमटोल करने वाला व्यक्ति नहीं था और उसके पास निश्चित रूप से वॉइड एल्गोरिदम नहीं था। रूई ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ कुछ अजीब है। आपने बहुत जल्दी ही इस बात को समझ लिया। स्क्वायर कायरी ने भौहें उठाईं। मैं मैच खत्म होने के बाद आपको बताने वाला था। ये तथ्य कि वह इतनी जल्दी बच रहा है, और साथ ही मार्शल आर्ट का नाम। रूई की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह एक संवेदी तकनीक है? काफी संभावना है। कायरी ने सिर हिलाया। यदि ऐसा था तो शायद यह उनकी उल्लेखनीय मार्शल आर्ट की व्याख्या कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो वह क्या महसूस कर रहा है? रूई ने सोचा, और वह इसे पहली जगह में कैसे महसूस कर रहा है? रूई ने उसकी हरकतों पर बहुत ध्यान दिया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक एक अजीब घटना घटी। बायरन किक सेट करते समय एरेना के एक खास फिसलन वाले हिस्से के नीचे थोड़ा सा फिसल गया, जिससे किक शुरू करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। आमतौर पर यह एक बड़ी गलती थी और इसका फायदा एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट ही उठा सकता था। फिर भी न केवल यह असफल नहीं हुआ, बल्कि रहस्यमय तरीके से किक सीधे केट्स के चेहरे पर लगी। पाव! रूई ने आश्चर्य से उस दृश्य को देखा। वह वॉइड एल्गोरिथम के गुरुत्वाकर्षण मूल्यांकन प्रणाली के केंद्र की बदौलत इसे चकमा देने में सक्षम था, फिर भी किसी कारण से ये पूरी तरह से केट्स की संवेदी को नजरअंदाज कर दिया। बेशक यह एक संयोग भी हो सकता है, या शायद रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार बन रहा था। बायरन ने फ्लूक से स्ट्राइक करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन यह उनके पक्ष में काम आया। उसे बस एक चीज की जरूरत थी जो उसे मौका दे सके। फ्लूक स्ट्राइक ने केट्स की नाक पर सीधा वार किया, जिससे दर्द और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। पाव पाव पाव! उन्होंने 3 तेज नजदीकी फिंगर जैब लगाए, जिनमें बहुत कम ताकत थी। उन्होंने गति के लिए वजन और गति का त्याग किया, जिससे उन्हें साफ साफ जमीन पर उतारने में मदद मिली। फिर भी कमजोर जैब होने के बावजूद उन्होंने केट्स पर अजीब तरह से नकारात्मक प्रभाव डाला। गिरना! वह अचानक एक घुटने पर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऐसा अनैच्छिक रूप से किया था। धमाका! इस बार बायरन चेहरे पर एक शक्तिशाली किक मारने में सफल रहे। केट्स पीछे हटते हुए वापस ऊपर आने में कामयाब रहे। रूई ने इस दृश्य को गरुड़ निगाहों से ध्यानपूर्वक देखा था। अस्थायी आंशिक पक्षाघात। रूई ने अविश्वास के साथ सोचा, सिर्फ एक टैप से वह अस्थायी रूप से शरीर के किसी अंग को बाधित या अक्षम कर सकता था। ये लगभग जादुई क्षमता थी। औसत मार्शल अप्रेंटिस के पास उस क्षमता को हराने का कोई मौका नहीं था। बायरन हाजिन शाखा की प्रारंभिक प्रतियोगिता में बहुत आगे तक जाएगा। एक तरह से केट्स उनके खिलाफ बेहद अनुकूल थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि बायरन अनिवार्य रूप से कमजोर थे। सही विरोधियों के खिलाफ वह अविश्वसनीय रूप से कठिन तरीके से हावी हो जाता था। उदाहरण के लिए रूई को संदेह था कि नेल शायद बायरन के खिलाफ असहाय होगा। इसका कारण ये था कि नेल अपनी स्थायित्व कठोरता पर बहुत अधिक निर्भर था।
बायरन उसे जल्दी से पंगु बना देता और हमेशा के लिए उसे दंडित कर देता। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी नेल नहीं था, बल्कि केट्स था। वह अस्थायी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा था, लेकिन अनुकूलता अच्छी नहीं थी। टकराना। केट्स ने एक शक्तिशाली प्रहार किया और वह बायरन की उंगलियों के प्रहारों को आसानी से पार कर गया। वह अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया था और एक बार फिर से बायरन से उचित तरीके से बचने लगा था। एक बार जब उन्होंने पूरी ताकत से खेलना शुरू किया तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया। पाव। जबड़े पर जोरदार प्रहार से बायरन का मस्तिष्क हिल गया और वह बेहोश हो गया। गिरना। वह जमीन पर गिर पड़ा। और दोस्तों, हमारे पास एक विजेता है। प्रतिनिधि केट्स ओमेगडे ने प्रतिनिधि बायरन हर्थ के खिलाफ एक ठोस जीत के बाद दूसरे दौर में अपना स्थान अर्जित किया है। अच्छी लड़ाई। रूई ने सिर हिलाया। वे दोनों ही मजबूत थे, हालांकि केट्स उनसे बेहतर था। अनुकूलता लाभ के साथ साथ बायरन जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हारने की संभावना बहुत कम थी। यद्यपि वे सभी अकादमियों की अपनी अपनी शाखाओं के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी एक ही स्तर पर थे। अगला मैच शायद इसका सबूत भी हो सकता है। हमारे लिए पहला राउंड कितना शानदार रहा दोस्तों। अब हमारे पास केवल एक और मुकाबला बचा है। एक तरफ हमारे पास प्रतिनिधि डक सरमोंट है। डक भावशून्य भाव से अंदर आया, फिर भी रूई को उसके डर का एहसास हो गया। और दूसरी ओर हमारे पास वर्गाट शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि फियोना रोशेम है। मार्शल समुदाय में चुने हुए अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह सबसे अधिक जुए की बाधाओं वाली प्रतिनिधि है। भीड़ ने किसी भी अन्य प्रतिनिधि की तुलना में अधिक जोरदार जयकारे लगाए। यह अपेक्षित था, क्योंकि वे वर्गाट शहर में थे जिस शाखा का वह प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि रूई को कुछ अजीब बात नजर आई। उसने अपनी मार्शल आर्ट का नाम नहीं बताया। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का नाम भी नहीं रखा था? वह जितनी भी शक्तिशाली थी, उसकी मार्शल आर्ट में उतनी वैयक्तिकता और मौलिकता नहीं थी। रूई को ये बात चौंकाने वाली लगी। उसे पूरा संदेह था कि वह स्क्वायर उम्मीदवार है, लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत था। कितना सही। फियोना के प्रवेश करते ही वह स्तब्ध रह गया। उसने कोई भी असामान्य हरकत नहीं की। उसने कोई दिखावा नहीं किया। वह भावशून्य थी। NOWELLBEIN.CO। फिर भी उसके ध्यान ने उसके क्षेत्र के सभी लोगों में खतरे की जो भावना पैदा की, वह बहुत गहरी थी। उस क्षण रूई को सहज ही एक बात का यकीन हो गया। वह अब तक की सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षु थी। वह उसके पुराने प्रशिक्षकों से ज्यादा ताकतवर थी। उसके दोस्तों से ज्यादा ताकतवर थी। सुनहरे बालों वाले डाकू से ज्यादा ताकतवर थी। यहाँ तक कि उस नकाबपोश डाकू से भी ज्यादा ताकतवर थी जिसने उसे 8 मार्शल प्रशिक्षुओं से बचाया था। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने निर्देश दिया। पूरे मैदान में एक अजीब तनाव का माहौल छा गया। हालात पहले भी तनावपूर्ण थे, लेकिन रूई को लगा कि डर की हल्की सी गंध ने माहौल को दूषित कर दिया है। डक सरमोंट ने हाथापाई की मुद्रा अपनाई, जबकि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय बनाए रखा। फियोना हिली नहीं। मैच शुरू होने से पहले रेफरी ने अपनी भौहें उठाई। शुरू करना। रूई ने बाज जैसी नजरों से देखा। फिर भी जो कुछ घटित हुआ था, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। टकराना। रंबल। उसने इतनी तेजी से जमीन को पीछे की ओर धकेला कि पूरे मैदान में हल्की हल्की कंपन फैल गई। एक पल में वह डक के सामने आ पहुंची। धमाका। एक शक्तिशाली झटका उसके पेट में लगा और वह खून से लथपथ हो गया। ये झटका पूरे मैदान में फैल गया। टकराना। अंततः वह दीवार से टकराकर रुक गया। गिरना। वह जमीन पर गिर पड़ा। W विजेता प्रतिनिधि फियोना रोशम। रेफरी ने घोषणा की। एक क्षण तक तो कोई भी हिला नहीं। और दोस्तों, हमारे पास एक विजेता है। प्रतिनिधि फियोना रोशम प्रतिनिधि डक सरमोंट के खिलाफ एक प्रमुख जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। रूई ने झटका खाया और अंततः उसका संतुलन बिगड़ गया। हाँ, वह हंसा, फिर आह भरी। ठीक है, स्क्वायर डायलन ने अपना सिर खुजलाया। आप इस्तीफा दे सकते हैं। रूई और स्क्वायर कायरी दोनों उसकी ओर मुड़े और उसे घूरने लगे। तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। रूई ने अपना सिर हिलाया। अरे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। स्क्वायर डायलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत सारा समय, ऊर्जा और सम्मान बचा रहा हूँ। केवल एक सच्चा दोस्त ही ऐसा करेगा।
रूई ने उसे अनदेखा कर दिया। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। उसने दूसरे प्रतिनिधियों की तरफ देखा, वे ज्यादातर भावशून्य थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। वो उस शिखर पर पहुंच गई है, जिस पर मार्शल अप्रेंटिस आमतौर पर पहुंच सकते हैं। स्क्वायर कायरी ने कहा, वह कमजोर मार्शल स्क्वायर के खिलाफ थोड़े समय तक जीवित रहने में भी सक्षम होगी, सच में। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। मार्शल क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, स्क्वायर कायरी ने उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए समझाया। पर्याप्त समय और संसाधनों के बाद राक्षसी प्रतिभा के साथ पैदा हुए सबसे मजबूत मार्शल प्रशिक्षु उसके जैसे सबसे कमजोर मार्शल स्क्वायर से बहुत कमतर नहीं है, जो मुश्किल से सफलता से बच पाए हैं और अभी तक पूरी तरह से शक्ति के अनुकूल नहीं हुए हैं। उसके शब्द तो सामान्य थे, लेकिन उसने जो जानकारी दी वह सामान्य नहीं थी। सबसे पहले उसने अनजाने में ही यह बता दिया था कि मार्शल स्क्वायर को सफलता दिलाने की प्रक्रिया जानलेवा थी। इससे मार्शल स्क्वायर दायरे में सफलता दिलाने की प्रक्रिया के रहस्य में एक और रहस्य जुड़ गया। दूसरे, उसे पता चला कि रियल्म्स एक दूसरे के जितना करीब थे, उससे कहीं ज्यादा करीब थे। क्या वह सचमुच मार्शल अप्रेंटिस क्षेत्र की शिखर है? रूई ने पूछा। स्क्वायर कायरी ने एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचा। सख्ती से कहें तो नहीं। रूई ने भ्रमित होकर अपना सिर झुका लिया। हेडमास्टर अरोनियन ने मुझे बताया कि आपको स्क्वायर उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक 2 शर्तों के बारे में बताया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ जानकारी दे सकती हूँ। उसने आगे बात जारी रखने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र एक तरह से सभी मार्शल पथों पर आम चेक पॉइंट हैं। वे सीधे तौर पर युद्ध कौशल से संबंधित नहीं हैं, वैसे भी सीधे तौर पर नहीं। वे इस बात से संबंधित हैं कि मार्शल पथ की यात्रा के अंत में आपने अपने आदर्श मार्शल आर्ट की दिशा में कितनी प्रगति की है। यह अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट था, खासकर वह अंतिम भाग। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्हें पहले से ही बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। तो इसका मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से किसी निश्चित क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति की कोई निश्चित ज्ञात सीमा नहीं है? रू ने पूछा। स्क्वायर कायरी ने सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट की हर पीढ़ी सामान्य तौर पर पिछले मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा मजबूत होती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सैद्धांतिक तौर पर कोई परिभाषित शक्ति पैमाना और सीमा नहीं है। रूई के विचार फिर से फियोना की ओर मुड़ गए। इसका मतलब था कि वह सीमा नहीं थी जिसे एक मार्शल अप्रेंटिस हासिल कर सकता था। शायद कोई और भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा। वह शायद बड़ी होने पर खुद को पीछे छोड़ देगी। लेकिन अगर वह शिखर पर नहीं भी थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बेहद ताकतवर थी और जीतने के लिए रूई को उसे हराना ही होगा। पहला राउंड समाप्त हो चुका था। अगले राउंड के मुकाबले स्वतः ही तय हो गए। दूसरे राउंड का पहला मैच यान नेपोम्नियाचेची बनाम फ्रायन गामोर था। दूसरा मैच सर्विल बिशा बनाम रूई क्वारिया के बीच था। तीसरा मैच फेलिसिया एर्नांड बनाम मियामार था। और इस राउंड का अंतिम मैच केट्स ओमेडे बनाम फियोना रोशम था। इस राउंड के विजेता टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और इसके साथ ही देवियों और सज्जनों, हम पहले दौर के अंत पर पहुंच गए हैं। मेजबान ने घोषणा की। यह एक शानदार दौर था जिसमें मार्शल आर्टिस्ट की सबसे युवा पीढ़ी के बेहतरीन मुकाबलों में कमाल की लड़ाइयां शामिल थीं। अगला दौर कल उसी समय शुरू होगा, इसे मिस न करें। जल्द ही सभी प्रतिनिधि देखने की बालकनी से वापस अपने आलीशान रहने के क्वार्टर में चले गए। स्क्वायर कायरी और डायलन रूई के पीछे पीछे उसके घर चले गए। उनका इरादा इस बात पर गहन चर्चा करना था कि क्या हुआ था और क्या होने वाला था। वह पहला राउंड बहुत ही शानदार था। रूई ने आह भरते हुए बिस्तर पर गिरते हुए कहा, मार्शल आर्ट के बारे में मेरा नजरिया उन कुछ घंटों में इतना विस्तृत हो गया जितना कि अब कई महीनों में नहीं हुआ। स्क्वायर कायरी उन शब्दों पर मुस्कुराए। और फिर भी बहुत कुछ है, जैसा कि आप धीरे धीरे जान जाएंगे। रूई ने उन शब्दों पर बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। तो अब महत्वपूर्ण मुद्दों पर वापस आते हैं। मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी प्रतिनिधि सर्विल बिशा है। हम, स्क्वायर डायलन ने गुनगुनाया। वह निश्चित रूप से मजबूत है। आपको उसके हमले से सावधान रहना होगा। कंपन आधारित प्रभाव के प्रसार पर उसकी महारत वास्तव में उल्लेखनीय है। यह उसके हमलों की घातकता को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ा देता है। यदि आप उनमें से बहुत से हमलों का सामना करते हैं तो आप कुछ ही समय में अपने अंगों को खांसकर बाहर निकाल देंगे। डायलन ने उसे बताया। रूई ने उसकी बातों को काफी गंभीरता से लिया, क्योंकि अपराध विभाग के मुख्य स्क्वायर प्रशिक्षक के रूप में आक्रामक तकनीकों पर उसके शब्दों को प्रभावी रूप से तथ्य के रूप में माना जा सकता था। फिर भी
डायलन ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि उसकी लड़ने की शैली में कोई खामियां नहीं है। रूई ने सहमति में सिर हिलाया। तथ्य यह है कि उसके हमलों की वास्तविक गतिज ऊर्जा ही वह कारण नहीं है जिससे वे घातक है, इसका मतलब है कि उन्हें पुनर्निर्देशित करना आसान है। शक्तिशाली हमलों में इतनी अधिक गति और ऊर्जा होती है कि उन्हें आसानी से पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता। ऐसे हमलों को पुनर्निर्देशित करने के लिए बहुत अधिक शक्ति या असाधारण कौशल की आवश्यकता होगी। लेकिन सर्विल के लिए ये सच नहीं था। उसके हमलों में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा नहीं थी, इसके बावजूद वे घातक थे। इसका कारण ये था कि वह उस ऊर्जा को शरीर में और भी गहराई तक पहुंचाती थी। इस प्रकार उसका आक्रामक रवैया पुनर्निर्देशित रक्षात्मक उपायों के प्रति प्रतिरोधी नहीं था। वास्तव में तुम्हें ये पहले ही पता चल गया है ना? स्क्वायर डायलन असहाय होकर मुस्कुराया। इससे यहाँ हमारी उपस्थिति थोड़ी निरर्थक हो जाती है ना? कायरी, तुम मेरे कमरे में रात बिताना चाहती हो? स्क्वायर कायरी ने उसे घूर कर देखा, हालांकि उसके शब्दों में सच्चाई का एक दाना था। प्रतिनिधियों के साथ 2 स्क्वायर प्रशिक्षकों को इसलिए रखा गया था क्योंकि वे प्रतिनिधि को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लड़ने का मौका देते। फिर भी रूई को स्पष्ट रूप से ऐसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उनके ज्ञान, बुद्धि और वॉइड एल्गोरिदम के साथ उनके अनुभव ने उन्हें ऐसा बनाया कि वे बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम थे। इस शर्त ने स्पष्ट रूप से उन्हें मदद करने की बजाय अधिक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस नीति के कारण अन्य प्रतिनिधियों के मुकाबले उनकी बढ़त कम हो गई। रूई ने पहले ही सर्विल के बारे में बहुत सोचा था। जल्द ही उसके विचार दूसरे प्रतिनिधियों की ओर चले गए। उसने पहले दौर की लड़ाइयों से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर उनकी लड़ाइयों की भविष्यवाणी करने और उनका मॉडल बनाने की कोशिश की। इयान के फ्रायंट के खिलाफ जीतने की संभावना है, रूई ने तुरंत अनुमान लगाया। फ्रायंट निस्संदेह एक भयानक मार्शल आर्टिस्ट था। सच कहूं तो रूई उसके जहर का शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहता था अगर वह इससे बच सकता था। फिर भी इयान बहुत ज्यादा था। उसकी सांस लेने की तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिससे उसे अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न मापदंडों में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। हालांकि वह ये सब एक साथ नहीं कर सकता था, लेकिन ये तथ्य कि वह आगे पीछे स्विच कर सकता था, उससे निपटना काफी मुश्किल था। ये स्वाभाविक रूप से मुश्किल और उलझन भरा था। तीसरे राउंड का परिणाम उनके लिए सबसे दिलचस्प था। फेलिसिया एर्नांड बनाम मिया मार्ट। उन्हें यकीन नहीं था कि उनमें से कौन जीतेगा। फेलिसिया एक शक्तिशाली ऊष्मा उन्मुख लड़ाकू थी, जबकि मिया ध्वनि के विरुद्ध केंद्रित थी। इस लड़ाई को मॉडल करने में उनकी कठिनाई का एक हिस्सा इस तथ्य से आया कि ऊष्मा और ध्वनि आधारित तकनीकों का उनका अनुभव और समझ अधिक पारंपरिक तकनीकों की तुलना में काफी सीमित थी। और जब उन्हें मार्शल आर्ट के बीच एक लड़ाई को उन तकनीकों के आधार पर समझने की कोशिश करनी पड़ी, जिनके जैसा उन्होंने पहले कभी कुछ भी नहीं देखा था, तो उन्हें निश्चित रूप से विश्वास था कि वे इसके परिणामस्वरूप बहुत सटीक होंगे। फिर भी वो अधिक बुनियादी निष्कर्ष निकाल सकते थे। मुख्य रूप से नजदीकी रेंज की फाइटर होने के कारण फेलिसिया अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करेगी ताकि दूरी को कम किया जा सके, जबकि मिया अपनी पूरी कोशिश करेगी जो कभी नहीं हुई। आखिरकार मिया दूरी पर सबसे मजबूत थी। नवंबर LBJNN। रूई के पास उस बिंदु से आगे किसी भी पक्ष की जीत की संभावना का अनुमान लगाने के लिए डेटा की कमी थी। वह केवल इतना कह सकता था कि अगर वे अपनी इच्छित सीमा में पहुंचने में सफल रहे और उसे उसी तरह बनाए रखा तो उनके पास जीत की काफी ठोस संभावना थी। उन्होंने कल्पना की कि उनके मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक उसी समय उनके साथ थे और उन्हें मूलतः यही बात बता रहे थे। जहां तक अंतिम मैच की बात है, वह मुकाबला था जिसके बारे में उसे सबसे अधिक यकीन था। केट्स जितना प्रभावशाली था, फियोना के खिलाफ उसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम थीं। उसे संदेह था कि केट्स शायद लंबे समय तक टिक पाएगा क्योंकि उसकी चकमा देने की क्षमता काफी प्रभावशाली थी, लेकिन इसके अलावा संभवतः वह कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। फियोना ने वास्तव में वह सब कुछ किया जो उसने सुना था। अगर उसकी अन्य विशेषताएं उसकी गति और शक्ति के बराबर भी शक्तिशाली होती, तो केट्स को गर्व हो सकता था, भले ही वह कई मिनट तक टिके। उन्होंने इस मुद्दे को एक तरफ रख दिया और कुछ देर आराम करने लगे।